नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 50 गांवों के 6,804 परिवारों को मिला स्वामित्व कार्ड। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों की मुस्कुराहट ही हमारा मकसद। सीएम ने की उत्तराखंड की सुंदरता की तारीफ। विकास से वंचित जनपद का अंतिम गांव सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाया। अभी तक तोशी गांव ग्रामीण रोज तय करते हैं 6 किलोमीटर का पैदल सफर। कैमासी, खाम, बुग्याल, केदारनाथ पैदल ट्रक रवाना। ट्रैकिंग करते हुए दल पहुंचेगा केदारनाथ। आपदा के समय पैदल ट्रक ने बचाई थी हजारों लोगों की जान। अनलॉक 5 में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे उत्तराखंड। सैलानियों के आगमन से बड़ी रौनक। पर्यटकों की भीड़ देखकर कारोबारी भी खुश। पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनी झील में नौकायन के लिए तैयार नौकाएं। नावों को सजाने संवारने में जुटे नौकायन। उत्तराखंड में संक्रमितों का आंकड़ा 55,000 के पार। बीते 24 घंटे में 526 संक्रमित मामले मिले। 13 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त किया। दुर्घटना में अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल का निधन हुआ है। बता दें कि सीएम ने कुलदीप सिंह चौहान के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। बड़ी खबर चमोली से, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया है। बता दें आपको कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त किया। दुर्घटना में अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल का निधन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने कुलदीप सिंह चौहान के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। बड़ी खबर चमोली से, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का हुआ निधन। और बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश के 2 जिलों के 6800 परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में सोमवार को स्वामित्व कार्ड का तोहफा मिला। पीएम ने उत्तराखंड के गांवों की सुंदरता की तारीफ की और प्रदेश सरकार से कहा कि वो होम स्टे की अलग से वेबसाइट बनाए, जिसमें हर होम स्टे का सचित्र विवरण मौजूद हो। साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है। रोजगार, स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड इसी दिशा में, इसी सोच के साथ, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। कोई आकर के अपना हक जताएगा, झूठे कागज दे जाएगा, ले जाएगा, सब बंद। साथियों, आज गांव के हमारे कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड़ा अपने पास होते हुए भी कागज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मांगने का ये कागज उनके हाथ में आया है।
अब स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड का दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकता है, सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इस स्वामित्व पत्र का एक और लाभ गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और मैं जब अफसरों से बात कर रहा था, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि भाई कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अफसरों ने बताया कि साहब गांव के अंदर हम जब प्रॉपर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं तो गांव वाले अपने जमीन की तो बात में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबकी इच्छा रहती थी कि भाई ड्रोन से हमें हमारा ऊपर से पूरे गांव को हमें दिखाइए, हमारा गांव कैसा दिखता है, हमारा गांव कितना सुंदर है। और हमारे वो अफसर कहते थे कि हमें थोड़ा समय तो सबको, गांव वालों को उनका गांव ऊपर से दिखाना कंपलसरी हो गया था। गांव के प्रति प्रेम जग जाता था। भाइयों बहनों, अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। साथियों, बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। कोरोना संकट से उबरने के लिए अब लोग फिर से जीवन की तरफ लौटने लगे हैं और कोरोना का तनाव लोगों पर हावी ना हो और लोगों की आजीविका भी चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद नैनीताल की बात करें तो यहां भी धीरे धीरे पर्यटन गति पकड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में फिर से सैलानियों की भीड़ जुटी। पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनी झील में नौकायान के लिए तैयार नौकाएं। नावों को सजाने संवारने में जुटे नौकायान। नौकाओं को दुरुस्त कर किया जा रहा है रंग पॉलिश। कोरोना संकट से उभरने के लिए अब लोग फिर से जीवन की तरफ लौटने लगे हैं। कोरोना का तनाव लोगों पर हावी ना हो और लोगों की आजीविका चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद नैनीताल की बात करें तो यहाँ भी धीरे धीरे पर्यटन गति पकड़ रहा है। खिली धूप और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए नाविक आजकल अपनी नावों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ नौकाओं की मरम्मत में जुटे हुए हैं। नैनी झील में पर्यटकों की झील की सैर कराने के लिए नौकाओं को दुरुस्त करके रंग पॉलिश किया जा रहा है। नाविक नरेंद्र बताते हैं कि एक नाव को तैयार करने में 5 दिन का समय लगता है, जिसमें लगभग 25,000 रुपए का खर्च आता है। बोटों में जो है पिछले साल अक्टूबर में रंग रोगन का कार्य हुआ था। उसके बाद मार्च से हमारा काम जो है लॉकडाउन के चक्कर से पूर्ण तरह से बंद था। इस समय लगभग 1 साल हो गया बोटों को। इस समय बोटों में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जो पिछले साल की अपेक्षा डबल खर्चा आ रहा है। पिछले साल 4,000 रुपये लगता था, इस साल 8,000 रुपये रंग रोगन में, रिपेयरिंग में एक बोट में लग रहा है। हल्का फुल्का खुल गया है, थोड़ा बहुत हमारा कार्य भी चल रहा है, काम चल रहा है और आगे को हमारा सीजन बढ़े, इसीलिए हमने रंग रोगन का कार्य इस समय रिपेयरिंग जो भी होता है हम इस समय करते हैं। तांबे की कीलें लगती हैं पूरे और टून की लकड़ी लगती है, शीशम की हड्डियाँ बनती। टून की लकड़ी में इसमें पानी में एकदम ख़राब नहीं होता है, इसमें बानिस और कलछी का तेल लगाया जाता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। चीड़ की लकड़ी लगाएंगे तो एकदम ख़राब हो जाएगा। एक बोट बनाने में आप नया बोट बनाओगे तो 60-70 हज़ार का इतना खर्चा लग जाता है। ऐसी हल्की फुल्की रिपेयरिंग जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करोगे तो फिर ये जितनी की खुलेगी उस हिसाब से पैसा लगता है। नया बोट बनाने में तो करीब 1 महीना करीब लेके जाता है, महीने तो हद से बेहद लगती है।
कोरोना के बीच तनाव से दूर अपने आप को तरोताजा करना चाहते हैं तो पूरे नियमों के साथ नैनीताल चले आइए। नैनी झील की शान कही जाने वाली नौकाएं आपको खूबसूरत झील की सैर कराने के लिए तैयार है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। विकासनगर अंतर्गत कालसी विकास खंड में होने वाले विकास कार्यों की अनियमितताओं और सरकारी धन की बंदरबाट के खिलाफ पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह चौहान ने मोर्चा खोला है, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि कालसी विकास खंड में क्षेत्र पंचायत निधि और मनरेगा सहित अन्य मदों से आए पैसों की जमकर बंदरबाट की जाती है। पिछले ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में क्षेत्र पंचायत निधि में 5 करोड़ के साथ ही अन्य योजनाओं में भी करोड़ों का खर्च दिखाकर जमकर सरकारी धन को ठिकाने लगाया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साहब, जिस प्रकार से ब्लॉक के अंदर अनियमितता और भ्रष्टाचार चल रहा है वो अपने एक प्रकार चरम सीमा पर है और आए दिन आज ही नहीं गत वर्ष जो अवधारणा बनी हुई है, जो र्यूमर फैल गया है कि भाई ब्लॉक के अंदर किसी प्रकार कोई बजट जनहित के लिए नहीं आता है, तो ये प्रकार से गलत है। बहुत पैसा करीबन यदि मनरेगा की योजना जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपया 20 करोड़ रुपया साल में जो है ब्लॉकों में जनहित के लिए आते हैं, परंतु पता ये नहीं चलता है कि आसमान उसको खाती है या जमीन को निकल लेती है। पुरानी बिल्डिंग में चल रहे डोईवाला तहसील व सिविल कोर्ट के कार्य में कोर्ट तहसील के कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तहसील और कोर्ट की दैनिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही है और लोगों के कार्य भी धीमी गति से हो पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में तहसील भवन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तहसील भवन निर्माण कार्य को तेजी से कराने के निर्देश दिए। कार्य को 11 महीने में पूरा करने को कहा है, जिसके चलते राज्य मंत्री करण वोरा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और कार्य को तीव्र गति से कराने के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री के निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्माण में लगी संस्था के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम गांव तोशी आजादी के बाद से अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीणों को आज भी 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। खासकर बीमार व्यक्तियों को चिकित्सालय पहुंचाने में मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के दौरान गांव में वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद गांव की कोई सुध नहीं ली जाती। बता दें कि जिले का अंतिम गांव शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियोगी नारायण में 6 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। त्रियोगी नारायण से गांव जाने के लिए 6 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करना पड़ता है। गांव में आज भी 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन सड़क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज केदार घाटी का जनपद का अंतिम गांव तोशी का आज भ्रमण किया। यहाँ प्रकृति का अच्छा आनंद और बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, परंतु हमारे लिए सुंदर जगह है क्योंकि हम कभी कभार आएंगे, पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लगभग 5 या 6 किलोमीटर सड़क से दूर है। पैदल उन्हें आना पड़ता है। स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं से वो बहुत दूर है। इस क्षेत्र की जनता की यही परेशानी है कि यहाँ पे जल्द से जल्द रोड आए और स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। खबर सितारगंज से है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने हाईकमान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी के पदाधिकारियों का स्वागत किया और उनमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है। सरकार की तरफ से छोटी बड़ी हर समस्या के समाधान को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान द्वारा कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिनमें कुलदीप गंगवार को ओबीसी मोर्चा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुमन राय, गीता सक्सेना को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अशोक रस्तोगी, दालचंद राजपूत को नगर पालिका का नामित सदस्य बनाया गया। हाईकमान द्वारा नई जिम्मेदारियां दिए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अपना विश्वास प्रकट किया है। सब पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं, पार्टी को खड़ा करने में बहुत योगदान किया है और उम्मीद यही करूँगा कि इस पद की गरिमा को देखते हुए ये लोग अपना पार्टी में आगे भी रहेंगे, अपना समय देते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2022 के चुनाव में पार्टी को पद दिलाने में पूरा नहीं।
2 दिवसीय चौरासी केदारनाथ पैदल ट्रैकिंग दल को केदारनाथ विधायक मनोज रावत एवं आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी से रवाना किया। आपको बता दें कि केदारनाथ आपदा के समय यह पैदल ट्रैक काफी लाभदायक सिद्ध हुआ था और हजारों यात्रियों की जान बची थी। ये दल रात्रि को अंतिम गांव चिमासी रुकेगा और सुबह सोमवार की बुग्याल होते हुए केदारनाथ पहुंचेगा और मंगलवार को इसी पैदल ट्रैक से वापस लौटेगा। ट्रैकिंग दल से 15 से 20 स्थानीय युवक, 4 एसडीआरएफ के जवान एवं 2 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। देखिए, जो वर्ष 2013 में जो दैवीय आपदा आई थी इस घाटी में, वो मैं समझता हूँ हम सब के लिए एक वेकअप कॉल थी कि हमें किस प्रकार से सारे तंत्र को और सजग और सुदृढ़ करना है, यहाँ की स्थानीय जनता के भले के लिए भी और यहाँ जो तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं उनके लिए भी। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ आज बहुत एक अच्छा प्रयास किया गया है। इस साल के यात्रा सीजन में पहली बार केदारनाथ मंदिर के आगे दर्शन के लिए यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं। ये लाइन मंदिर के मुख्य गेट से लेकर पैदल मार्ग तक लगी हैं। करीब 300 मीटर तक लंबी लाइनों में लगकर भक्त भगवान भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व इस बार यात्रा सीजन में यात्रियों की ऐसी लंबी लाइनें केदारनाथ धाम में नहीं देखी गई। हेली सेवाओं की शुरू होने से यात्रा में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। परिजनों से कहीं पिछड़ गई है, जिनके पति आंध्रा से आता। केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में लगी लाइन। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों की लगी लंबी लाइन। हेली सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर से आगे 300 मीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त भीषण ठंड में लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा केदार के मंदिर परिसर में लगी लाइन और यात्रियों की भीड़ देखकर एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना काल चल रहा है। मंदिर के भव्य दृश्य को देखकर लग रहा है कि मई जून वाली यात्रा चल रही है, जब प्रत्येक दिन 10 से 12 हजार यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। और आज से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हवाई यात्राएं जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको काफ़ी जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम उन सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इस समय लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इसमें हो चुकी है। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालुगण श्री केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धाम के लिए अब हेली सेवाएं भी शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो रहा है। यात्री अब पैदल मार्ग के अलावा हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, हेली सेवा शुरू होने के पहले दिन 8 हेली कंपनियों के 176 शटल के जरिए 890 यात्री केदारनाथ पहुंचे, जिसमें 727 तीर्थयात्री धाम से वापस लौटे, जबकि 24 तीर्थयात्री धाम में रुके। इसके अलावा 1116 तीर्थयात्री पैदल यात्रा व घोड़े खच्चरों से धाम पहुंचे। हम लोग परसों पहुंचे थे फाटा, वहाँ पे कल हम लोगों की टिकट्स वगैरह हुई। पहले तो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ही नहीं चल रही थी, आज से शुरू है। आज पहला दिन था और शायद पहली या दूसरी हेलीकॉप्टर की सर्विस में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है। सरकार ने जो है पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे यात्री हमारे पास आने लग गए हैं। केदार घाटी जो कि
काफ़ी ये कोविड के कारण सुसुप्त पड़ी हुई थी, उसमें पूरी घाटी में चहल पहल हो गई है और यात्री भरपूर मात्रा में यात्री आने लग गए। और जो हमारे होटलियर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबा वाले हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। बाबा केदार दर्शन करने आए, सोचा था पहले रोड से आएंगे, सफ़र भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं, मौसम भी खराब था। फिर बीफी का पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है और जब हम हेलीपैड का यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहा, सर्विस भी बहुत अच्छी। जो सफ़र 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा और बाकी मैं बहुत खुश हूँ। यात्रा का आंकड़ा अब तक 30,183 पहुँच गया है। आपको बता दें, अब भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 15 सितंबर तक खिलने वाला ब्रह्मकमल इस बार अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गिर विनायक में अभी भी हजारों की संख्या में ब्रह्मकमल खिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए बनी गाइडलाइन ने भी ब्रह्मकमल के लिए संजीवनी का काम किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की वादियों में खिले ब्रह्मकमल, अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा ब्रह्मकमल। जमीन पर 4,000 मीटर की ऊंचाई पर खिले ब्रह्मकमल। शिव पूजन के साथ ही नंदा देवी पूजा में खास महत्व। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन बनी संजीवनी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 15 सितंबर तक खिलने वाला ब्रह्मकमल इस बार अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घी विनायक, नंदी कुंड, पांडवसेरा में अभी भी हजारों की संख्या में ब्रह्मकमल खिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए बनी गाइडलाइन ने भी ब्रह्मकमल के लिए संजीवनी का काम किया है, जो इस दुर्लभ प्रजाति के लिए शुभ संकेत है। इस बार बुग्यालों में मानवीय आवाजाही न होने से ब्रह्मकमल का दोहन नहीं हो पाया। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी के साथ ब्रह्मकमल भी खिलना शुरू हो गए हैं। जमीन पर खिलने वाले इस फूल की धार्मिक और औषधि विशेषता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्मकमल को इसका नाम ब्रह्मदेव के नाम पर मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम साउस्वीरिया ओब्लावालाचा है। ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सामान्य कमल की तरह ये पानी में नहीं उगता, बल्कि जमीन पर 4,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खिलता है। हालांकि तीर्थयात्रियों के अधिक दोहन के चलते यह लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अब इसकी संख्या में लगभग 50% से भी ज्यादा की कमी आ चुकी है। अल्सर और कैंसर रोग के उपचार में इसकी जड़ों से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग होने से यह औषधि पौधा होने के साथ ही विशेष धार्मिक महत्व भी रखता है। शिव पूजन के साथ ही नंदा देवी पूजा में भी ब्रह्मकमल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।